सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम करेंगे अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशन किसका, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें हमने 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक एनसीईआरटी के हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर वो नहीं देखा है तो वो जाके देखिए। और अगर आपको सिर्फ यही क्वेश्चन देखने हैं जो आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो गाइस, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का फोर्स तो इस्तेमाल कर कर हम क्या कर रहे हैं? वी इंटेंटेड टू मूव अ वुडन कैबिनेट। वी इंटेंटेड, हम कोशिश कर रहे हैं एक वुडन कैबिनेट को हिलाने की। 200 न्यूटन का फोर्स लगाकर वी इंटेंटेड टू मूव अ कैबिनेट, वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हम कांस्टेंट वेलोसिटी से एक वुडन कैबिनेट को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं 200 न्यूटन के फोर्स के साथ। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट? देखो, अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोशिश की जा रही है और वो हिल नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि वो हिल गया है, वो मूव कर गया है। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि अभी कोशिश ही की जा रही है, वो नहीं मूव कर रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। मैं आपसे कहूँ आप कोई चीज़ हिलाने की कोशिश कर रहे हो और वो फिर भी नहीं हिल रही है, तो उसका कारण क्या? आप कहोगे भैया फ्रिक्शन, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और वो फ्रिक्शन फोर्स उस ऑब्जेक्ट को हिलने नहीं दे रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैं 200 न्यूटन का फोर्स लगाने के बावजूद कोई चीज़ नहीं हिला पा रहा हूं, तो इस समय उसका फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? तो आप कहोगे भैया 200 ही होगा ना। तो बहुत ईजी सा सवाल था, आप फटाफट से आंसर पढ़ लो। 200 न्यूटन इसका जो है फ्रिक्शन फोर्स का आंसर होगा। जो फोर्स अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। 200 न्यूटन का फोर्स लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, हमने मान लिया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। दस फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था कि एक इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। दिस अपोजिट फोर्स, जो ये अपोजिट फोर्स है वही क्या कहलाता है? फ्रिक्शन फोर्स। और जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो 200 न्यूटन होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 200 न्यूटन का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ऑब्जेक्ट हमारा चलने लग गया है। चलते हैं हमारे 11th सवाल की ओर। 11th क्वेश्चन हमें कहता है, देखो लास्ट वाली वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, आज की वीडियो में नहीं चाहता ज़्यादा बड़ी हो। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्ट्स है हमारा, हर हर एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1.5 किलो है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मास भी 1.5 किलो है, दूसरे ऑब्जेक्ट का भी जो मास है वो 1.5 किलो ही है। वो जो है मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, वो मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक आगे चल रहा है तो एक पीछे चल रहा है, एक ईस्ट में चल रहा है तो एक वेस्ट में चल रहा है। ठीक है, दस वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, लेकिन कैसी वेलोसिटी है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर एक की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे की वेलोसिटी -2.5 मीटर पर सेकंड। याद हो हमने कहा था जब डायरेक्शन अपोजिट आ जाती है तो माइनस का साइन हमेशा लगता है, ये दिखाने के लिए कि एक की अगर डायरेक्शन ये है तो दूसरे की डायरेक्शन इससे बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि बिफोर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन, उनके कोलिजन होने से पहले, ड्यूरिंग विच दे स्टिक ईच अदर। ठीक है, जब वो टकराए होंगे एक दूसरे से, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड आफ्टर कोलिजन। उन्होंने कहा है कि कोलिजन होने के बाद, कोलिजन होने के बाद उनकी ये बताओ कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी। यानी कि उन्होंने ये कह दिया जब कोलिजन हो गया है तो दोनों ही जो है वो एक डायरेक्शन में चलने लग गए हैं। कंबाइंड वेलोसिटी कब होगी? जब मान लो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से आकर टकराएगा और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे। और भाई जब दोनों एक साथ चिपक के चलेंगे तो उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। तो इन्होंने ये कहा है दोनों ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जाकर टकराएगा, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट से जाकर टकरा रहा है तो वो उसी के साथ चल रहा है, वो उसी के साथ चल पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि मास जो है वो एक ऑब्जेक्ट का 1.5 किलो है, मास जो दूसरे ऑब्जेक्ट का है वो भी 1.5 किलो है, जिसे मैंने m2 लिख लिया है। मैंने एक वेलोसिटी लिख ली है v1 2.5 मीटर पर सेकंड। जो मेरी दूसरी वेलोसिटी है m2 की, m1 की वेलोसिटी मैंने लिख ली है v1 जो थी मेरी 2.5 मीटर पर सेकंड। m2 की वेलोसिटी मैंने लिख ली है v2, जो मैंने क्या लिखा है अब देखो ध्यान से, -2.5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल साफ साफ अच्छे से बता रखा है, नेगेटिव साइन अराइजेस बिकॉज मास m2 इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि जो मास है हमारा m2 वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो मास है हमारा m2 वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आफ्टर कोलिजन द ऑब्जेक्ट स्टिक्स टुगेदर, जब कोलिजन हो गया वो दोनों एक साथ आकर स्टिक कर गए, चिपक गए। ठीक है,
जब कोई चीज़ आपस में आके टिक चिपक गई है तो उनका मास दोनों का सम कर लूँ, है ना भाई। पहले एक ऑब्जेक्ट था, दूसरा ऑब्जेक्ट से आके वो स्टिक कर जाएगा तो दोनों का मास टोटल मास के बराबर हो जाएगा ना, तो m1 प्लस m2। कंबाइंड वेलोसिटी फिलहाल के लिए मान लिया v है। अभी हमें ये v निकालना है। मान लो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से आके कंबाइन कर गया और दोनों एक ही डायरेक्शन में चलने लग गए, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलने लग गए, तो मैंने मान लिया कि कंबाइंड वेलोसिटी जो है वो दोनों की v है। अब v1 v2 थी, पहले एक की थी v1, दूसरे की थी v2, और हमने देखा कि v1 v2 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम भी आ गई थी। अब मैंने कह दिया कि दोनों दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी है वो v है, ठीक है, और वो हम v निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा क्योंकि हम देखो जब भी कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी हो, फिर सुनो, जब भी कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी हो सीधा लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर हो रहा है? जब भी कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी हो सीधा लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन उन्होंने साफ साफ दे दिया, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ चलने लग गए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ चलने लग गए हैं, चलने लग गए हैं नहीं चलने लग गए वो पता चल जाएगा, वो एक साथ आकर चिपक गए हैं, वो एक साथ आकर चिपक गए हैं। देखो m1 प्लस m2 इंटू v मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, देखो ये सॉल्व करा, 3.75 माइनस 3.75 इक्वल्स टू 3v, और मेरा v क्या आ गया? v आ गया 0, v आ गया 0। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के साथ आके टकराता है, देखो आइडेंटिकल क्यों है? क्योंकि इसका मास बिल्कुल सेम है, देखो दोनों के मास सेम है ना। जब एक ऑब्जेक्ट अपने बिल्कुल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जिनकी वेलोसिटी भी क्या है, सेम है, उससे आके टकराएगा तो वो चलना बंद कर देगा, वो वहीं पे चिपक के खड़ा हो जाएगा। चाहे बॉल्स ले लो या ऑब्जेक्ट ले लो, दो ट्रक आ रहे हैं भाई, सेम वेलोसिटी से सेम मास से, जब दोनों आके टकराएंगे ना, सेम वेलोसिटी सेम मास, तो वो चलेंगे नहीं, वो वहीं पर रुक जाएंगे। क्योंकि जितना फोर्स या कहूँ मोमेंटम वो इस ट्रक पे लगाने वाला था, वही मोमेंटम इस ट्रक ने इस पे लगा दिया। क्लियर हुआ? जो मोमेंट, देखो ये दो ट्रक है, ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा था, इस पे कुछ मास था, मैंने कहा ये सेम वेलोसिटी से चल रहा था और इस पे भी सेम मास था, तो जो मोमेंटम ये ट्रक इस पे लगाने वाला था वही मोमेंटम ये ट्रक इस ट्रक पे लगा देगा, जिसकी वजह से मोमेंटम कितना आ जाएगा? 0। और मोमेंटम 0 तो मास तो 0 हो नहीं सकता। अगर मोमेंटम 0 है तो कोई एक चीज़ 0 होगी, या तो मास या वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब अगर मोमेंटम 0 है तो मास 0 होना बहुत मुश्किल है, क्या 0 होगी? वेलोसिटी। तो दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 0। और ऐसे क्वेश्चन एनटीएससी में मिलेंगे, डायरेक्ट टिक करके आना, सोचना मत बिल्कुल भी, ठीक है। चलते हैं हमारे 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल क्या कहता है जरा समझते हैं। 12वां सवाल एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैकवर्ड ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मोशन लॉ ऑफ मोशन के थर्ड लॉ के अनुसार जब हम एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उतने ही फोर्स से हमें पुश करता है अपोजिट डायरेक्शन में। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क अलोंग द रोड साइड, अगर एक मैसिव ट्रक हो, जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मैसिव ट्रक हो, इट वुड प्रोबेबली नॉट मूव। भाई अगर एक ट्रक जो है वो रोड साइड के पास खड़ा हो, अगर हम उसे फोर्स लगाने लगे तो बहुत क्या, बिल्कुल भी चांस नहीं है कि वो ट्रक जो है हिल जाएगा, जो ट्रक है वो हिल जाएगा। तो एक स्टूडेंट है जिसने ये इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की, हो सकता है उसके स्कूल में टीचर ने पूछ लिया कि भाई एक ट्रक है भारी सा, वो क्यों नहीं चल रहा है, इसका कारण बताओ। तो एक स्टूडेंट ने जस्टिफाई करते हुए कहा है कि जो ये आंसर है, उन्होंने कहा है कि जो ये दो अपोजिट और इक्वल फोर्स है ना, ये कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। कमेंट ऑन द लॉजिक व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। तो हमसे ये पूछा गया है कि ट्रक क्यों नहीं मूव किया है। स्टूडेंट ने कहा है कि जितना फोर्स स्टूडेंट लगा रहा है ट्रक पे, उतना ही फोर्स ट्रक लगा रहा है स्टूडेंट पे, इसलिए वो नहीं मूव कर रहा है। स्टूडेंट ने ये कहा है। आप ज़रा इस पर कमेंट करके बताओ। कमेंट करने की तो आज की जनरेशन की आदत है, तो चलते हैं इस पर ज़रा कमेंट करते हैं। तो एक ट्रक जो है वो एक हैवी मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा? फ्रिक्शन। अब स्टैटिक वर्ड पे ज़रा मत जाना, पहले तो यार ये एनसीईआरटी देता है,
स्टैटिक वर्ड, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपने 8th क्लास में स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा है नहीं पढ़ा, मेरे टीचर ने मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में नहीं बताया था 8th क्लास में, तो मैं स्टैटिक वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो देयरफॉर एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है ट्रक और रोड के बीच में। हमेशा मैंने कहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है, तो किसके बीच जनरेट होगा, रोड के बीच में, और किसके बीच में, रोड के बीच में और ट्रक के बीच में, ठीक है। तो रोड और ट्रक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। टू मूव दिस ट्रक, या कार आ गया, टू मूव दिस ट्रक वन हैज टू अप्लाई अ फोर्स मोर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक इंसान को अगर इस ट्रक को मूव करना है ना, तो उसे उतना तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा जितना फोर्स ये फ्रिक्शन लगा रहा होगा पोजीशन में। मान लो एक ट्रक खड़ा था, उस अब एक लिमिट होती है भाई, मैंने लास्ट की वीडियो में भी कहा था, तो मैंने कहा था कि फ्रिक्शन की भी एक लिमिट होती है। मान लो एक ट्रक है, आप उस पर एक फोर्स लगा रहे हो, तो वो रोड के साथ एक कांटेक्ट में आके एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करता है जो उसे चलने नहीं देता है। मान लो आप और फोर्स लगा रहे हो और फ्रिक्शन अब प्रोड्यूस होगा जो उसे नहीं चलने देगा, और फ्रिक्शन और फोर्स लगाओ और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा वो उसे चलने नहीं देगा। लेकिन एक लिमिट हो जाएगी जब फ्रिक्शन कहेगा भाई हमारे पंखे फट गए, हम इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा सकते। अगर इससे ज्यादा फोर्स आपने लगा दिया तो अब ट्रक को चलना ही पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा फोर्स फ्रिक्शन आपने लगा दिया तो ट्रक को चलना ही पड़ेगा। फ्रिक्शन की एक फिक्स वैल्यू है जो मास टू मास चेंज होएगी। मैंने फिर कह रहा हूं, जिसका मास ज्यादा है उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन का एक हद है कि भाई हाँ, मान लो एक एग्जांपल ले लो, एक छोटी सी कार है जिसे आपको पुश करना था, एक छोटी कार है जिसे आपको पुश करना था, एक और उसका जो फ्रिक्शन की जो मैं कहूँ एक लिमिट है वो है 5 न्यूटन। फ्रिक्शन की जो लिमिट है वो है 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है, और ये है वो रोड जहाँ पे वो कार रखी हुई है, ठीक है। तो वो कांटेक्ट फोर्स है, मैंने हमेशा से कहा। देखो जब एक इंसान 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो कितने न्यूटन का फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा भैया, 5 नहीं, 1 न्यूटन। मैंने हमेशा से कहा है जितना फोर्स लगाओगे अपोजिशन में उतना ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, कभी भी फालतू प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही ये इंसान चलो मैं यहाँ अपोजिशन, जैसे ये 2 न्यूटन का लगाएगा कितना फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, 2 न्यूटन। जैसे ही ये 3 न्यूटन लगाएगा कितना फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, 3 न्यूटन। जितना ही जैसे ये 4 न्यूटन का लगाएगा कितना फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, 4 न्यूटन। और जैसे ही ये 5 न्यूटन लगाएगा कितना फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, 5 न्यूटन। जैसे ही ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा वैसे ही कितना फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, 5 न्यूटन। और जैसे ही इस ऑब्जेक्ट में एक सेकेंड, जैसे ही इस ऑब्जेक्ट ने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ने कहा भाई साहब देखो हमारी जो लिमिट थी वो 5 न्यूटन की थी, तो हम अभी भी 5 न्यूटन ही लगाएंगे, हम इससे ऊपर नहीं लगा सकते। अब क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन के फोर्स के साथ चलने लग जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन के फोर्स के साथ चलने लग जाएगा। भैया 1 क्यों, 6 होना चाहिए। देखो 6 इधर लग रहा था, 5 अपोजिशन में लग गया, बचा क्या, वो 1 बचा ना, तो वो 1 इसे चलने पे मजबूर करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन की एक लिमिट है, यहां तक फ्रिक्शन लग सकता है। फ्रिक्शन की लिमिट जैसे आपने क्रॉस करी, जैसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की वो लिमिट, जैसे आप वो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट को क्रॉस करते हो तुरंत ही आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। टू मूव अ कार वन हैज टू अप्लाई अ फोर्स मोर देन दैट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, देयरफॉर व्हेन समवन पुशेस द ट्रक एंड द ट्रक डज नॉट मूव, जब ट्रक नहीं मूव करता, इट कैन बी सेड दैट अप्लाइड फोर्स इन वन डायरेक्शन इज कैंसल्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स एंड इक्वल अमाउंट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकेगा। आई होप क्लियर हो गया। नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में आ जाओ, बता दो मुझे नहीं हुआ भैया क्लियर, ठीक है।
तो चलते हैं अब एक और नए सवाल की ओर। नया सवाल है हमारा 13वां सवाल। एक हॉकी बॉल है जिसका मास है करीबन 200 ग्राम। वो ट्रेवल करती है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, जैसे ही वो हॉकी स्टिक से टकराएगी वो रिटर्न करती है अपने ओरिजिनल पाथ को। जैसे वो मान लो इस पाथ से आ रही थी और जैसे ही एक हॉकी प्लेयर ने उसे हिट करा वो वापस से इसी पाथ पर चलने लगी। ठीक है, तो वो ओरिजिनल पाथ पे चलने लगी और अब उसकी वेलोसिटी चेंज होकर हो गई 5 मीटर पर सेकंड। तो इन्होंने कहा कि उसकी वेलोसिटी चेंज होकर अब हो गई है 5 मीटर पर सेकंड। अगर आपको दिख पा रहा होगा, कैलकुलेट करो उसके चेंज इन मोमेंटम। कैलकुलेट करो उसका चेंज इन मोमेंटम जो अकर हुआ, जो चेंज इन मोमेंटम आया उसको कैलकुलेट करो बाय द हॉकी बॉल एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। ठीक है, तो हॉकी स्टिक, तो सबसे पहले हमने लिख लिया हॉकी बॉल का क्या लिखा, मास। तो हॉकी बॉल का मास था 200 ग्राम यानी कि 0.2 केजी। जिस वेलोसिटी से वो आ रही थी उसे हमने लिख लिया 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले निकालो उसका इनिशियल मोमेंटम m/v, निकाल लिया होगा आपने। अब हॉकी बॉल जो है उसका मास तो चेंज हुआ नहीं लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगी तो माइनस की वेलोसिटी लिखना, यहाँ बहुत गलती होती है, आप कई बार प्लस में लिख देते हो। तो v2 जो है वो -5 मीटर पर सेकेंड आ गया, जिसे हमने बोल लिया फाइनल मोमेंटम। क्या हो गया, mv2। अब निकालो जरा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हमेशा से होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, वो देख लेते हैं हम क्या कर रखे। चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इन्होंने ज़्यादा में से कम को माइनस किया है 0.2। इन्होंने क्या करा, 10 -5 कर दिया, 10 -5 कर दिया है। देखो चेंज इन मोमेंटम माइनस आएगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये जो वेलोसिटी है इसकी अलग आई है। ठीक है, ये जो माइनस है माइनस 2 बार ही आएगा, परेशान मत होना कि यहाँ लिखने वाले से गलती होगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो क्या हुआ, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। चलते हैं 14th सवाल की ओर, 14th क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन हमें कहता है कि एक बुलेट है जिसका मास है करीबन 10 ग्राम। वो ट्रेवल करती है 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। वो ट्रैवल करती है 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और वो एक वुडन बॉक्स में घुस जाती है। ठीक है, मान लो एक बुलेट आपने चलाई, आपने नहीं चलाई ना ही मैं चाहूँगा आप कभी चलाओ, है ना। हाँ, शूटर्स वगैरह चलाते होंगे जो शूटिंग करते होंगे आपके, है ना, आजकल वैसे भी पॉपुलर है शूटिंग। तो एक बुलेट थी भाई साहब, किसी शूटर ने चलाई और वो शूटर ने चलाई और वो क्या हुआ, एक वुडन बॉक्स में जाके घुस गई। अब जैसे घुसेगी वो वुडन बॉक्स में कर देगी छेक, मतलब घुस जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जैसे वो वुडन ब्लॉक में घुसी तो वुडन ब्लॉक में घुसने के 0.3 सेकंड्स के बाद वो रेस्ट में आ गई। यानी कि बहुत समय होता है, ये कम मत मानना। तो वुडन ब्लॉक में घुसने के 0.03 सेकंड के बाद वो जो है बुलेट वो रेस्ट में आ गई। इन्होंने कहा कैलकुलेट करो वो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब वो कितना छेक कर गई। यहाँ वो बुलेट घुसेगी तो कुछ तो छेक करेगी ना इसमें डिब्बे में। तो उन्होंने पूछा वो पेनिट्रेशन बताओ जो इस ब्लॉक में होगी, जो उस ब्लॉक में होगी। ऑल्सो कैलकुलेट करो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो वुडन ब्लॉक एग्जर्ट करेगा। क्लियर हो गया, सवाल समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी बता दिया 150 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 150 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 150 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि जो हमारी बुलेट है वो रेस्ट में आ गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी भैया, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ पे निकालना है पेनिट्रेशन यानी कि डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि मुझे एस निकालना है। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीज़ मुझे डिस्टेंस देती है, एस ही तो देता है। तो मुझे एस निकालना है, एस में निकाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास दो ऐसी इक्वेशन है जिसमें एस आता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई उसे निकालने से पहले ज़रा एक चीज़ सोचो, क्या इन्होंने एक्सेलरेशन हमें बताया है? एक्सेलरेशन के बिना क्या कोई इक्वेशन पॉसिबल है? नहीं है। तीनों की तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन आता है और एक्सेलरेशन उन्होंने हमें नहीं बताया है। और दो अननोन चीज़ निकालना बहुत मुश्किल है।
तो सबसे पहले हमें इनिशियल स्पीड पता था, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल गई, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट आके रेस्ट पे आ गया है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। कोई चीज़ आके रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। इन्होंने हमें समय भी बता दिया, 0.03 सेकेंड। ठीक है, अब इन्होंने जब हमें तीन चीज़ बता दी तो हमें पता है एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें v भी आता है, u भी आता है, t भी आता है, और सिर्फ एक चीज़ नहीं आती है, वो है a। और तीन चीज पता है, चौथी निकाल नहीं सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन जब हम बुलेट का निकालने गए, 0 = 150 प्लस a इंटू 0.03, तो हमारा एक्सेलरेशन सॉल्व करने के बाद कितना आ गया देख पा रहे हो? कितना आ गया? -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ मेरी स्पेस नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी माइनस का, यानी कि कैसा एक्सेलरेशन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। मैंने कहा था जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो समझ जाना कोई चलती हुई चीज जो है अपनी वेलोसिटी घटा रही होगी। और ऐसा ही तो है, 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी भैया बुलेट, रेस्ट पे आ गई, देख रहे हो? रेस्ट पे आ गई, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई केवल और केवल इस 0.03 सेकेंड्स में। तो एक्सेलरेशन तो बहुत ज़्यादा होगा। कोई चलती हुई चीज़ अगर इतने कम समय में, कोई चलती हुई चीज़ इतने कम समय पर रेस्ट पे आ जाए तो उसका जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, नहीं होगा? और वो बहुत ज़्यादा आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। वो बहुत ज़्यादा आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ दर्शा रहा है कि जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ये तो हमें पहले से ही पता था। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन से हमें मिल गया, अब एक्सेलरेशन हमें मिल गया। अब जो क्वेश्चन में मेन चीज़ कही थी, क्या कही थी? वो डिस्टेंस पता करो जितना वो पेनिट्रेट कर जाएगा। डिस्टेंस कैलकुलेट करो, वो डिस्टेंस जितना हमारा जो बुलेट का वो वुडन बॉक्स है, जो वुडन बॉक्स है वो पेनिट्रेट कर जाएगा। यानी कि हमें एस निकालना है। एस निकाल लो भैया। एस निकालने के मेरे पास दो इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। एक है मेरा S = UT+12AT², S = UT+12AT²। तीसरी है मेरे पास V² + U² + 2AS। तो कोई सी भी डाल दो, कोई सी भी डाल दो। मैंने थर्ड उठा के डाल दिया, आप चाहो तो फर्स्ट डाल के देख लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी थी जो मेरी वो है 0, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी थी मेरी 150 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देख पा रहे होंगे जो चीज़ माइनस के साइन के साथ है उसे माइनस के साइन के साथ ही रखना, मत चेंज करना अपने पास से साइन। -5000। ठीक है, जब आप ये करोगे तो आपको कुछ जो एस मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2.25 मीटर। 2.25 मीटर, यानी कि 2.25 मीटर जो है वो बॉक्स जो है वो धस जाएगी बुलेट। जो बुलेट है वो 2.25 मीटर अंदर चली जाएगी। 2.25 मीटर भाई कम नहीं होता, 2.25 मीटर कम नहीं होता। कभी नापना चाहो तो अपनी मम्मी से पूछना, अपने पापा से पूछना 2.25 मीटर कितना होता है। तो इतना ज़्यादा अंदर जो है वो बुलेट घुस जाएगी विद इन 0.03 सेकेंड्स में। अब क्योंकि हमें पता चल चुका है एक्सेलरेशन, और बुलेट का मास इन्होंने सबसे ऊपर दे रखा है 10 ग्राम। 10 ग्राम की बुलेट है, बहुत तेज उसका एक्सेलरेशन है। इन्होंने पूछे ज़रा फोर्स बता दो, तो अब इन्होंने फोर्स निकाल दिया है MA = 0.01 इंटू 5000 = 50 न्यूटन। भैया अब आपने जो है वो एक्सेलरेशन के समय अब नेगेटिव क्यों नहीं लिया? नेगेटिव इसलिए नहीं लिया, अगर हम फोर्स यहाँ नेगेटिव लिख देते -50 न्यूटन, तो वो -50 न्यूटन हो जाती फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से आई भाई यहाँ? तो जो एक्सेलरेशन हमने लिया इस समय वो पॉजिटिव ही था। बुलेट इसलिए रुकी क्योंकि वो डिब्बे में घुस गई थी, क्योंकि वो डिब्बे में घुस गई थी। वो डिब्बा उसे रोक रहा था, पर डिब्बे के पास क्षमता थी, वो और ज़्यादा अंदर नहीं घुसने दे रहा था, या बुलेट पे एक भारी फोर्स लग रहा था जो उसे रोक रही थी। ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन लगा उस पर। ठीक है, क्लियर हो गया? या उसे आप फ्रिक्शन नहीं बोलते होंगे। तो ये जो फोर्स है वो बुलेट ने लगाई है, इसलिए पॉजिटिव आई है। अगर आप पूछते फ्रिक्शन फोर्स तो आप अपोजिंग फोर्स कह सकते थे। चलते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा 1 किलोग्राम का, ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड।
एक ऑब्जेक्ट है हमारा 1 किलोग्राम का जो चलता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो कोलाइड करता है एक डिब्बे के साथ, एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक के साथ, और उसके साथ स्टिक कर जाता है, उसके साथ जाके चिपक जाता है, और उस डिब्बे का वजन है 5 किलोग्राम। तो एक 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता हुआ एक डिब्बे से टकराता है, उस डिब्बे का जो वजन है वो 5 किलोग्राम है, और वो वहीं पे जाके रुक जाता है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ उसके साथ स्टिक कर जाता है, रुक जा नहीं कहूंगा। ठीक है, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर। अब इन्होंने कहा है वो दोनों एक साथ चलने लग गए हैं। देखो, यहाँ एक डिब्बा था 5 किलोग्राम का, यहां से एक डिब्बा 1 किलोग्राम का आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जैसे ही वो इस ऑब्जेक्ट से टकराया, ये इस ऑब्जेक्ट से टकराया, इसके साथ चिपक गया और इसके साथ चलने लग गया। भाई ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अरे वो चलने लग गया, ठीक है। आप सोच रहे होंगे इतना भारी डिब्बा भी चलने लग गया तो कुछ तो बात होगी। तो वही हम बात देखेंगे कि भाई वेलोसिटी बहुत तेज थी, इसलिए मोमेंटम बहुत तेज हो गया था। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, कम नहीं है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो हमारा बॉक्स चलने लग गया। इन्होंने कहा कैलकुलेट करो जरा टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। इस डिब्बे से ये डिब्बा टकराने से पहले मोमेंटम बताओ, और इस डिब्बे से ये डिब्बा टकराने के बाद मोमेंटम बताओ। ऑल्सो कैलकुलेट करो जो वेलोसिटी आएगी, कंबाइंड वेलोसिटी। मैंने फिर कह रहा हूँ, अगर कंबाइंड वेलोसिटी आपसे पूछे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखते हैं क्या हम वो यहाँ पे लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो जो मोमेंटम था, जो हमारा मास था ब्लॉक का, वो था 1 किलोग्राम। जो हमारा बॉक्स है उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। जो हमारा सेकंड बॉक्स है उसका मास था 5 किलोग्राम, और उसकी जो इनिशियल स्पीड थी, जो उसकी स्पीड थी भाई, वो तो रेस्ट में था ना, उसकी स्पीड क्या थी 0 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। तो स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो टोटल मोमेंटम कितना आएगा कोलिजन से पहले, m1v1 प्लस m2v2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इट इज गिवन दैट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ चिपक गया। तो चिपक गया तो दोनों का मास कितना होगा, टोटल सम कर लो, m1 प्लस m2। ठीक है भैया, अब क्योंकि वो चिपक गए और एक साथ चलने लग गए तो कंबाइन दोनों की एक ही वेलोसिटी होगी, जिसे मैंने क्या बोल दिया v। याद है हमने पिछले सवाल में भी करा था जिसमें वेलोसिटी 0 आ गई थी। अब लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था, m1v1 प्लस m2v2, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू v। क्योंकि क्या कहा है, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में जाके गए हैं चिपक, और एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं। अब जब दोनों की वेलोसिटी एक ही है तो मैं डिफरेंस क्यों बनाऊं, मैं m1v प्लस m2v क्यों लिखूं। जब दोनों की वेलोसिटी सेम है तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, आप सोच रहे होंगे m1v प्लस m2v, m1v प्लस m2v। लेकिन मैंने क्या करा, v ले लिया कॉमन, तो m1v1 m1 प्लस m2 इंटू v लिख दिया। इसको क्लियर हो गया, तो ऐसा हमने इसे लिख दिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी अब वो 0 नहीं आएगी, वो आ गई 5/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ, 5/3 मीटर पर सेकंड। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज 0 मीटर इज 10, और उसकी जो वेलोसिटी आएगी कंबाइंड वेलोसिटी वो कितनी आएगी, 5/3 मीटर पर सेकंड। चलते हैं हमारे 16th क्वेश्चन की ओर। अब बहुत कम, 3 ही सवाल बचे हैं, 16, 17, 18। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 किलोग्राम, वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये केस है। यानी कि आप इसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ कर सकते हो, वो बताने की कोशिश की गई है। तो एक ऑब्जेक्ट है 100 किलोग्राम का, वो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड के अंदर अंदर। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है
5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड विद इन 6 सेकंड, यानी कि केवल 6 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड कर ली। इन्होंने कहा कैलकुलेट करो उसका फाइनल और इनिशियल मोमेंटम, ऑल्सो कैलकुलेट करो जो फोर्स वो एग्जर्ट कर रहा है। बहुत आसान है। यू आपको पता है 5 मीटर पर सेकंड, वी आपको पता है 8 मीटर पर सेकंड, मास आपको पता है। देखो जो जो पता है वो हम लिखते चल रहे हैं और इससे बहुत अच्छा लगता है, टीचर को लगता है भाई वाह बच्चा बहुत अच्छा है। ठीक है, इन्होंने टाइम लिख दिया है 6 मीटर पर सेकंड। इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि 100 इंटू 500 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम मास इंटू 8, यानी कि 800 किलोग्राम पर मीटर सेकंड। अब मुझे बताओ फोर्स क्या होता है। फोर्स भैया मास इंटू एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन भी लगा सकते थे लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे पास मोमेंटम है तो मोमेंटम से भी निकाल सकते हैं। याद हो फोर्स का एक और टर्म बताया था मैंने, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, वही इन्होंने क्या है फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से माइनस करके टाइम के साथ डिवाइड कर दिया है और आपका फोर्स जो आ गया है वो 50 न्यूटन आ गया है। क्योंकि देखो एक्सेलरेशन इन्होंने कहीं निकालने के लिए कहा नहीं है, एक्सेलरेशन निकालोगे और परेशान होगे। एक्सेलरेशन चाहो तो निकाल सकते हो क्योंकि हम देखो फोर्स के ना दो एक्सप्रेशन होते हैं, एक होता है फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एक होता है फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, दूसरा होता है फोर्स इक्वल्स मोमेंटम अपॉन टाइम, मोमेंटम अपॉन टाइम, या फिर मैं कहूँ चेंज इन मोमेंटम। जी हाँ, मैंने मोमेंटम सही नहीं कहा है, ये आना चाहिए था चेंज इन मोमेंटम। कितना? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो किसी भी चीज से आप निकाल लो फोर्स आपका 50 न्यूटन ही आएगा। क्लियर होता है? चलते हैं 17th क्वेश्चन की ओर। 17th क्वेश्चन कहता है, बहुत बड़ा सवाल है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। अख्तर, किरण, राहुल जो है वो 3 दोस्त हैं हमारे, और वो 3 दोस्त जो हैं वो एक राइड कर रहे हैं, एक मोटर कार में राइड कर रहे हैं, और उनकी जो कार है उसके जो विंडशील्ड होती है, विंडशील्ड यानी कि आगे वाला शीशा, आगे वाले शीशे पे एक इंसेक्ट आके टकराता है और उससे चिपक जाता है। ठीक है, अब इस पे जो है हमारे अख्तर, किरण और जो हमारा जो तीसरा है राहुल, वो कुछ कहते हैं। और वो क्या कहते हैं? किरण कहता है कि जो इंसेक्ट है उसको वो सफ़र कर गया है ग्रेट चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि इंसेक्ट जो है वो चल रहा था, अब चलता चलता इंसेक्ट एकदम रुक जाएगा तो उस पर उसने सफ़र किया एक चेंज इन मोमेंटम की वजह से, एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार। ठीक है, मोटर कार का मोमेंटम क्या ही चेंज होगा भाई, एक इंसेक्ट जो है वो आकर टकराया, क्या मोटर कार रुकती है? बिल्कुल नहीं रुकेगी भाई, कौन रुक रही है? मोटर कार। ठीक है, अब अख्तर कहता है कि अख्तर ने कहा कि जो अख्तर से दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्ज वेलोसिटी, अख्तर ने कहा क्योंकि जो मोटर कार है वो लार्ज वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, वो एग्जर्ट करेगा एक लार्ज फोर्स, वो लार्ज फोर्स लगाएगा इंसेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से इंसेक्ट मर गया। अख्तर ने कहा मोटर कार तेज वेलोसिटी के साथ चल रही थी, जिसकी वजह से तेज फोर्स लगा और जो हमारा इंसेक्ट है वो मर गया। ठीक है, तीसरा राहुल ने कहा कि राहुल सेज वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, राहुल ने एक नया एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि जो मोटर कार है और जो इंसेक्ट है वो एक दूसरे पे समान फोर्स लगाएंगे, एक समान फोर्स लगाएंगे। जो राहुल ने कहा वो थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है। देखो याद हो हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था, उस न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमने कहा था जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, उतना ही फोर्स वो दूसरा ऑब्जेक्ट लगाता है पहले ऑब्जेक्ट पे। तो जितना फोर्स कार ने लगाया इंसेक्ट पे, उतना ही फोर्स इंसेक्ट ने लगाया कार पे, ये कहने की कोशिश करी हमारे राहुल भाई ने। ठीक है, चलते हैं अब इस सवाल के उत्तर की ओर। इतना बड़ा सवाल है, नहीं पढ़ा एक बार स्टॉप करके पढ़ो जरा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो जो मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन वही मोमेंटम होता है आफ्टर कोलिजन, हैंस देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार एंड द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? जीरो। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार एंड द सिस्टम इज जीरो, जो चेंज इन मोमेंटम है वो जीरो है ना। इन्होंने कहा कि जैसे इंसेक्ट गेट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन, दिस मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंसेक्ट इज रिवर्स,
भाई इंसेक्ट मान लो ऐसे चल रहा होगा, इस तरफ चल रहा होगा, कार जो है हमारी इस तरफ चल रही होगी, तो इंसेक्ट आके कार से तभी तो टकराएगा। अब वो आके गया टकरा, अब क्योंकि विंड स्क्रीन होती है आगे, तो वो आगे चला चिपक गया। अब कार जिस डायरेक्शन में होगी वो उसी डायरेक्शन में तो चलेगी। कार कौन सा इंसेक्ट की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी? नहीं ना। तो इन्होंने वही कहा है कि द कार वॉज मूविंग एंड हैंस इंसेक्ट चेंजेस, और जो वेलोसिटी होती है इंसेक्ट की वो चेंज हो गई है। ऑन द अदर हैंड द कार कंटिन्यूज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरे हैंड, ऑन द अदर हैंड, जो कार है हमारी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी। हैंस किरण सजेशन, किरण ने क्या कहा था कि जो इंसेक्ट है उसका जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। उसने केवल कहा इंसेक्ट का मोमेंटम, उसने टोटल मोमेंटम नहीं कहा, उसने कहा इंसेक्ट का मोमेंटम बहुत चेंज हो गया। और वो कहीं ना कहीं सही भी तो था। इंसेक्ट का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी से अगर हम देखें तो वेलोसिटी तो इंसेक्ट की यार एकदम से ज़ीरो हो गई, टकराते किसी ऑब्जेक्ट के टकराते ही वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो जैसे इंसेक्ट गया टकरा, उसकी वेलोसिटी हो गई ज़ीरो, तो उसकी मोमेंटम में बहुत चेंज आ गया, बिल्कुल मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। ठीक है, Therefore, the momentum gained by the insect is equal to the momentum lost by the car. जितना मोमेंटम इंसेक्ट गेन करेगा उतना मोमेंटम कार लॉस करेगी। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन थी, अख्तर मेड अ करेक्ट कंक्लूजन बिकॉज द मास ऑफ द कार इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द मास ऑफ द इंसेक्ट। अख्तर ने कहा था कि इंसेक्ट जो है, अख्तर ने क्या कहा था देखो, अख्तर सेड सिंस द motor car was moving with large velocity it exerted a large force on the insect, hence the insect died। तो अख्तर ने कहा था कि जो मोटर कार है वो लार्ज वेलोसिटी से चल रही है, इसकी वजह से क्या हुआ, इंसेक्ट पे एक लार्ज फोर्स लगी जिसकी वजह से वो मर गया। और इन्होंने कहा कि अख्तर मेड अ करेक्ट कंक्लूजन, अख्तर ने कहा, जो अख्तर ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज द मास ऑफ द कार इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द मास ऑफ द इंसेक्ट। क्योंकि जो कार का मास है वो इंसेक्ट के मास से बहुत ज़्यादा है ना भाई, बहुत ज़्यादा मास है, इसलिए उस पर फोर्स लगी और वो मर गया। तो कार ने तो वो फोर्स झेल ली, लेकिन इंसेक्ट नहीं झेल पाया। और सबसे सही कहा राहुल ने कहा कि जो फोर्स इन कार ने लगाई है इंसेक्ट पे, वही सेम फोर्स इंसेक्ट ने लगाई है कार पे, क्योंकि हमने न्यूटन साहब का थर्ड लॉ पढ़ा है, एक्शन इक्वल्स अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट ही मेड एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पर उसने एक स्टेटमेंट गलत कह दी, उसने एक बात तो सही कही लेकिन उसने एक बात ये गलत कह दी कि जो चेंज इन मोमेंटम है, कि कुछ ना कुछ चेंज इन मोमेंटम आया, बिकॉज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो जो हमारे राहुल भाई है उन्होंने एक चीज गलत कह दी, और वो क्या कही कि से दैट बोथ मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। यहां तक उन्होंने बात ठीक कही, लेकिन एक बात यहाँ गलत कह दी, उन्होंने कहा कि एंड अ चेंज इन देयर मोमेंटम, कि उनके मोमेंटम में कुछ चेंज आ जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा था मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये बात उन्होंने गलत कह दी। अब परेशान मत होना, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा आपके पेपर में। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप कुछ इससे समझो। चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन कुछ हमें कहता है बढ़िया सी बात। उन्होंने कहा है कि हाउ मच मोमेंटम विल बी अ डम्ब बेल ऑफ मास 10 किलोग्राम। कोई बेल है 10 किलोग्राम की, वो ट्रांसफर करेगी एक फ्लोर को इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट। एक डम्ब बेल लगी हुई थी, वो होता क्या है, वो 10 किलोग्राम की बेल जो है वो एकदम से जो है फ्लोर पे गिर जाती है। जो एक 10 किलोग्राम की जो बेल है वो हुआ क्या, एकदम से फ्लोर पे गिर गई। और उन्होंने क्या हाइट बताई है, 80 सेंटीमीटर की हाइट बताई है, यानी कि 80 सेंटीमीटर जो है वो एकदम से नीचे आके जो हमारी बेल है वो नीचे गिर गई है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि इट टेक्स अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन आप ले रहे हो वो कितना लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आप ले लो, कि जो एक्सेलरेशन उसे लगा है वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो मास पता चल गया, एस पता चल गया, हमारा डिस्टेंस क्या है 80 सेंटीमीटर, जिसे मैं 0.8 मीटर भी लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन है मेरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट एकदम से छूट के गिरा है
कहीं पे भी ये नहीं बताया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि वो लटका हुआ था और एकदम गिर गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, लेकिन उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। भाई क्या एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आके गिर रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ 0 हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो उसके पास कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी है, उसके पास कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी है, और हम वही फाइनल वेलोसिटी निकालने वाले हैं। ठीक है, देखो इस इक्वेशन में कहीं भी टाइम नहीं कहा है, तो टाइम मत ढूंढने लग जाना। और केवल एक इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं है, वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। जब मैं ये डालूंगा वी स्क्वायर इक्वल्स 0, क्योंकि मेरी जो इनिशियल स्पीड है वो है 0, प्लस 2as। ठीक है, जब मैं ये डालूंगा तो मेरी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी क्या? 4 मीटर पर सेकेंड, जिसकी वजह से मैं मोमेंटम भी निकाल सकता हूँ। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि बेल का मास था 10 किलोग्राम, वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम आ गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर वीडियो देखो यहाँ भी, यहाँ हमारी वीडियो तो खत्म होती है, साथ में हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है। ठीक है, हमारी वीडियो खत्म होने के साथ साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों से ज़रूर पूछना कि कैसा लगे, और कमेंट में ज़रूर बताना कि भैया हमें ये चीज़ समझ में आ गई, हमें भी समझ में नहीं आई है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या शुरू करने वाले हैं हम अपना। किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में मुझे बताओ, अपने राय दो यार कमेंट में, है ना, जितना हो सकता है कमेंट में मुझे बताओ कि भैया ये करो वो करो, ये चीज़ हमें चाहिए, इस चीज़ पे हमें वीडियो दो। ठीक है, बाकी कुछ भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही कहूँगा, अपना ध्यान रखो। लास्ट में से वही बात कहूँगा अपना, कि ध्यान रखो अपना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, लव यू।